हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी की सीरीज में स्केलेटन सिस्टम और साथ में स्किन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या फिर पाचन तंत्र की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होगा और एनल या फिर एनल कैनाल पे खत्म हो जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माउथ से स्टार्ट होगी, जितने भी ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र की बात करें तो यानी कि हम जितना भी फूड का इंटेक करेंगे उसका ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर जितना भी न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होगा और जो भी स्टूल है या फिर वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, इस पूरे ही प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? जो भी हम फूड का इंटेक कर रहे हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उनको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन एज अ एनर्जी उसको यूटिलाइज करेगा, या फिर हमारी बॉडी के की जो सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, उनको ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट की नीड होगी वो किसके थ्रू मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा? इंजेशन, यानी कि फूड को खाने का काम। यानी कि हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं? जितने भी फूड को इंटेक करेंगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंजेशन। सेकेंड होता है डाइजेशन। अब क्या करेगा? जो फूड हमने खाया है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो सेकेंड फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन। देन अब जो वो सिंपल मॉलिक्यूल है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट थे उनको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? ब्लड स्ट्रीम ने। अब ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा? उसके बाद उसका एसिमिलेशन करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है एसिमिलेशन, यानी कि एसिमिलेशन में क्या होगा? जो ब्लड स्ट्रीम ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया है तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल होगी, टिश्यूज होगी, उन न्यूट्रिएंट को लेगी अपनी जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब किसके थ्रू मिलेगा? जो ब्लड स्ट्रीम ने एब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिएंट का, उसके थ्रू। नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है वो क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी अब कुछ अनडाइजेस्टिव फूड भी बचा होगा या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट बचा होगा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बाहर निकालना होगा। ठीक है, वो भी किसके थ्रू निकलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। क्योंकि जो एनल कैनाल होती है वो क्या करता है? जो अनडाइजेस्टिव फूड है या फिर फीकल मटेरियल हो गया, स्टूल हो गया, उसको रिमूव करने का, हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और फंक्शन होता है दैट इज इजेशन, जिसको हम मल त्याग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने पहले बोला इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि माउथ से स्टार्ट होगी और एनएस पे खत्म होगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हो सकती है। और अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इसमें 2 टाइप के ऑर्गन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है मेजर ऑर्गन और दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। मेजर ऑर्गन का मतलब क्या है? जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होंगे डाइजेशन के लिए। और एसेसरी ऑर्गन क्या होंगे? जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे डाइजेशन के लिए, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, कि डाइजेशन क्या है? इफेक्टिवली हो पाए। तो डायग्राम में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे मेजर ऑर्गन है और कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं। तो अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या है? मेजर ऑर्गन, और इधर हमारे मेंशन किए गए हैं एसेसरी ऑर्गन। अब मेजर ऑर्गन की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, यानी कि माउथ से एनस तक। तो इसमें हमारा माउथ आ जाता है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस या फिर एनल कैनाल आ जाते हैं। और अगर एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें तित आ जाते हैं, टंग हो गया, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गए, गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया आ जाती है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजर ऑर्गन, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेसरी ऑर्गन। तो मेजर ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले माउथ की बात करते हैं मेजर ऑर्गन में। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि माउथ ही क्या है? पहला ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर एंट्री पॉइंट है। जो भी हम इंटेक करेंगे, कोई भी फूड खाएंगे, वो सबसे पहले हम किसके थ्रू इंटेक करेंगे? माउथ के थ्रू। ठीक है, अब माउथ की बात करें तो माउथ में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि तित प्रेजेंट होंगे। अब तित क्या करेंगे? फूड को कट करने का, टीयर करने का, क्रश करने का काम करेंगे। और अगर हम तित की भी बात करें तो जो ह्यूमन होता है उसकी पूरी लाइफ टाइम में 2 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटेशन। प्राइमरी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं,
प्राइमरी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं या फिर डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, जो क्या है बच्चों में अपेयर होंगे, ठीक है। और अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो टोटल नंबर में कितने होते हैं 20, ठीक है। और स्टार्ट कब होंगे, अगर मिल्क टीथ की बात करें तो 6 महीने में स्टार्ट हो जाता है बच्चों के आना और उसके बाद 2 साल में खत्म हो जाता है प्राइमरी डेंटेशन या फिर दूध के दांत आना या फिर डेसिडुअस टीथ। वहीं अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, इसको हम सेकेंडरी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब मिल्क टीथ आना बंद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या 2 साल के बाद आना शुरू होता है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 18 साल में हमारा परमानेंट डेंटेशन हो जाता है, कभी कभी 25 साल तक भी एक्सीड करता है ड्यू टू द विजडम टीथ। आपने सुना होगा ना अक्कल जाड़, ठीक है, क्योंकि अक्कल जाड़ क्या है 18 से 25 के बीच में आती है, तो परमानेंट डेंटेशन हमारा 18 से 25 के बीच में खत्म होगा। और इसमें टोटल टीथ कितने होंगे 32, यानी कि 32 दांत होंगे अडल्ट में, लेकिन चिल्ड्रन में कितने होते हैं 20, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो इंसीजर प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब इंसीजन की बात करें तो 8 प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। फिर कैनाइन आ जाएंगे, कैनाइन 4 प्रेजेंट होंगे, 2 अपर और 2 लोअर में। फिर प्री मोलर आ जाएंगे 8 टीथ और मोलर आ जाएंगे 12 टीथ, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ। अब आप डायग्राम में भी देख सकते, ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी मेंशन किया गया है मोलर टीथ, फिर प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर। और अगर हम अडल्ट के डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो वो कितना होगा 2 1 2 3, ठीक है, यानी कि सेमी हाफ जॉ की बात कर रहा है, ठीक है, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32 दांत। तो अडल्ट में कितने दांत होते हैं 32 दांत। और डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो कितना होगा 2 1 2 3, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। अब माउथ में क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है ओरल कैविटी में जो सलाइवा है उसको प्रोड्यूस या फिर सिक्रीट करने का काम करेगी। वो सलाइवा क्या करेगी फूड को एक तो सॉफ्ट बना के रखेगी, मॉइस्ट बना के रखेगी, साथ में उस सलाइवा में क्या होता है बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे टाइलिन हो गया या फिर सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करेगा उस फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। अब मेनली जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन हो गया, ये क्या करता है जो हमारे स्टार्च है, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, उसको स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्टार्च है उसको शुगर में, जो सिंपल शुगर है उसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। यानी कि ये क्या करेगा जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने के बाद जो केमिकल डाइजेशन हो रहा है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि ये क्या कर रहा है सलाइवा को भी, सलाइवरी अमाइलेज को भी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में टाइलिन को भी। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गन था ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस का एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है माउथ से कनेक्ट होकर स्टमक में जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ईसोफेगस क्या करेगा एक कनेक्शन बनाएगा माउथ से स्टमक में, यानी कि हमने जो भी माउथ के थ्रू इनटेक किया वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे चले जाएगा स्टमक के पास। अगर हम ईसोफेगस की भी बात करें तो ये क्या होता है हमारा थोरेसिक कैविटी पे एक्सिस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर इसकी लोकेशन की बात करें ये थोरेसिक कैविटी के पास में प्रेजेंट होगा, सामने पे प्रेजेंट होगा। और ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस की जो टोटल लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, ठीक है। और ये क्या करेगी फूड को पुश करने का काम करेगी, यानी कि ईसोफेगस में कंटिन्यू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहेंगे और ये क्या करेगा माउथ के थ्रू फूड को कहाँ पे पहुंचा देगी स्टमक में। अब अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है बिहाइंड द विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप के पीछे ये प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया के पास क्या होता है कि एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो जो ईसोफेगस और अगर हम ईसोफेगस और ट्रैकिया की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसे आमने सामने, ठीक है। अगर ये वाला क्या है ट्रैकिया है और ये वाली ओपनिंग ईसोफेगस है तो हम माउथ के थ्रू जब भी फूड का इंटेक करेंगे तो दोनों पाइप में जा सकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जा सकता है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है जो फूड है उसको ट्रैकिया में ना डालकर कहाँ पे डालने का काम करता है ईसोफेगस में, यानी कि हम बोल सकते हैं विंड पाइप में एंट्री को प्रिवेंट करने का काम, जो हमारा सांस की नली है उसमें खाना ना जाए उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा एपिग्लॉटिस। और ये क्या करेगा फूड को कहाँ पे मूव कर देगा ईसोफेगस के पास। तो ईसोफेगस का मेन काम क्या करता है कनेक्शन बनाना, ठीक है, माउथ से स्टमक के बीच में। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक।
अब नेक्स्ट स्टमक की बात करें तो स्टमक के एक जे शेप ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इनर फोल्ड यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत सारी फोल्ड टाइप के लेयर टाइप की प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं रुगे। और ये रुगे क्या करता है, जो हमारा स्टमक है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। तभी तो हमारी सबकी स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो कभी कभी अलग हो जाती है। मे बी हो सकता है कभी आपने मॉर्निंग में 3 रोटी खाई हो लेकिन नेक्स्ट से आपने 4 खाई, वो किसकी वजह से हो रहा है, जो इनर फोल्ड है ये क्या करता है, हमारे जो सरफेस एरिया है स्टमक का उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो और स्टमक का काम करे तो हम बोल सकते हैं ये एक स्टोरेज बैग है, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, स्टमक कर रहा है। और साथ में ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन को भी हेल्प कर रहा है। साथ में ये क्या करता है, जितना भी फूड है उसको बोलस में कन्वर्ट कर देता है। बोलस का मतलब क्या होता है, जो हमने फूड लिया है अब वो फूड क्या है धीरे धीरे हम बोल सकते हैं स्लाइवली हमारे इसको ब्रेक डाउन कर दे और वो क्या है एक मिश्रण टाइप का, एक लिक्विड सेमी लिक्विड मिश्रण बन गया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोलस, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूस जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सब मिक्स हो गए। और अगर हम बात करें स्टमक, तो स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, कुछ सॉल्ट होंगे, एंजाइम, वाटर, म्यूकस। और जो ये HCl होता है यही क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ठीक है। एक तो फूड के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये बैक्टीरिया हो गए या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको भी किल करने का काम करता है, और साथ में बोलस को भी बनाने का काम करता है। जब बोलस बनेगा तभी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाएगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर तो कम होगा, तो डायरेक्ट फूड तो उसमें नहीं जा पाएगा। तो स्टमक क्या करता है, उसको बोलस में या फिर एक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये टोटल कितनी 6 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो ये कितनी लंबी होगी, 6 मीटर लॉन्ग। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। अगर हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्या करते हैं, मैक्सिमम डाइजेशन करेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही क्या होगा, जितना भी हमारा न्यूट्रेंट है वो एब्जॉर्ब होंगे, या हम बोल सकते हैं कि 90% जो फूड है उसका डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल जो लिवर होगा, लिवर क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम या बाइल जूस को रिलीज करता रहता है, ठीक है, जो क्या करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। अब जो असेसरी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने जो जूसीज हो गए, एंजाइम हो गए, उसको रिलीज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे मोस्ट ऑफ डाइजेशन भी होता है और मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि लिवर ने क्या किया, वहां पे बाइल जूस को रिलीज कर दिया, जिससे क्या हो गया, फैट का एमल्सिफिकेशन हो गया। वही पैनक्रिया ने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस वहां पे रिलीज कर दिया। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज प्रेजेंट होगा। अब पता ही है हमें, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा और लाइपेज फैट के डाइजेशन को हेल्प करेगा। तभी सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है जो न्यूट्रिएंट छोड़ दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने क्या किया, जो 10% फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं किया, उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। साथ में जितना भी वेस्ट बचा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, एक तो जितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट था उनको एब्जॉर्ब किया, वाटर, मिनरल्स को, ठीक है, और क्या किया, फीसिस को फॉर्म किया, स्टूल को फॉर्म किया, यानी कि हम बोल सकते हैं जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट फूड है उसको कौन स्टोर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और किसके पास भेज देगा, रेक्टम के पास या फिर एनल कैनाल के पास भेज देगा, ठीक है। और एनएस के थ्रू क्या होगा, वो स्टूल है हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये तो थे मेजर ऑर्गन। नेक्स्ट बात करते हैं हम असेसरी ऑर्गन्स की। असेसरी ऑर्गन से पहले, इस जानने से पहले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ सिक्रीशन को रिलीज करती रहती है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करेगी, लार को सिक्रीट करेगी, सलाइवा को सिक्रीट करेगी। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलेज, जो किसका ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च का। फिर लिवर भी क्या है, एक ग्लैंड है, या हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है, जो क्या करते हैं बाइल को प्रोड्यूस करने का, जो बाइल जूस होती है उसको प्रोड्यूस करेगी और फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगी। पैनक्रिया ने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, जिसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज होंगे। फिर वहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट किया, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अगर हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो कौन कौन से की, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
अब नेक्स्ट बात करते हैं असेसरी ऑर्गन की। तो मैंने पहले बताया था कि असेसरी ऑर्गन क्या होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका प्राइमरी पार्ट तो नहीं होते, या फिर बोल सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल, डायरेक्ट डाइजेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनके हेल्प करेंगे डाइजेशन में। कुछ ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एंजाइम्स हो गए, सिक्रीशंस हो गए, उनको रिलीज करेंगे, जो क्या करते हैं डाइजेशन को इजी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे सलाइवा को रिलीज करने का काम करेंगे। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होगा, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च के डाइजेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप्स की बात करें तो पहला कौन सा होगा, पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नियर द ईयर, मतलब माउथ में अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। और अगर हम बाहर से जाए तो ईयर के जस्ट अंदर की तरफ कौन सी प्रेजेंट होगी, पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारे जॉ है, जॉ के पास प्रेजेंट होगी, तभी हमने इसको क्या बोला, मैंडिबुलर। ठीक है, यानी कि जो मैंडिबुलर बोन है उसके पास प्रेजेंट होगी। फिर थर्ड वन है सबलिंगुअल, यानी कि जो टंग है, टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो फूड है उसको मिक्स करने का या फिर हम बोल सकते हैं मॉइस्ट करने का काम करेगी, जिससे क्या होगा कि उसका जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो इजीली हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गन है लिवर। अब लिवर की बात करें तो लिवर क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसका लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर। अगर इसकी वेट की बात करें तो कितना होगा, 1.5 kg। और लिवर क्या करता है, जितने भी बाइल जूसेस है या फिर पित्ररस है उनको रिलीज या फिर प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और यही बाइल जूसेस क्या करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। साथ में ये क्या करता है, बाइल क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको कहाँ पे छोड़ देता है, ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा। तभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा या फिर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन है वो हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बाइल की बात करें, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लिवर, स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर, और उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर अदर फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज में हेल्प करेगा, यानी कि स्टोर करेगा ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फिर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, लिवर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि जितना भी जो भी अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर जितना भी वेस्ट टॉक्सिन आ रहा है हमारी बॉडी में, उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लिवर। साथ में ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का एक स्मॉल पियर शेप, यानी कि नाशपत्ती के जैसा एक ऑर्गन होता है जो अंडर द लिवर प्रेजेंट होगा। अगर उसकी लोकेशन की बात करें तो लिवर के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। जो लिवर ने बाइल को प्रोड्यूस किया वो स्टोर करेगा और कहाँ पर लेकर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन अपना डाइजेशन का काम कर पाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गन है पेनक्रिया। तो पेनक्रिया क्या एक डुअल फंक्शन रोल प्ले करता है, यानी कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। यानी कि ये क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करता है और कुछ हार्मोन भी रिलीज करने का काम करेगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन, यानी कि इस पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, और लाइपेज फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थे असेसरी ऑर्गन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस होता कैसे, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है इंजेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, माउथ के थ्रू या टिप के थ्रू उस फूड को च्वी करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। देन उसमें सलाइवा मिक्स होगी। ठीक है, सलाइवा या फिर उसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे, सलाइवरी अमाइलेज, और उसके कारण क्या होगा, स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप आ जाएगा डाइजेशन इन स्टमक। अब क्या होगा, जो स्टमक है, स्टमक में फूड जाएगा, स्टमक में क्या होगा, इसोफेगस के थ्रू फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में, और वहाँ पे हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस जैसे कि एचसीएल, पेप्सिन होगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा और उस फूड को सेमी लिक्विड पार्ट में, थोड़े से लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हमने काइम बोला था, ऊपर पढ़ा था हमने। फिर थर्ड स्टेप है डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड है उसका क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइन होता है एक तो उसमें बहुत सारे एंजाइम भी रिलीज होते हैं, मतलब जितने भी एक्सेसरी ऑर्गन है सारे अपने एंजाइम किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं, विलाई भी होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करती रहती है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी। लास्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितने भी मिनरल और वाटर है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको फीसिस में कन्वर्ट कर देगी। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आ जाता है इजेशन, यानी कि जितना भी फीसिस स्टोर हुआ है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास, वो कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन उसको कहाँ पे भेज देगी, रेक्टम में, और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या था, इजेशन। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लास्ट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि कौन से कॉमन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो पहला है एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होगी, अगर स्टमक में क्या है, एक्सेसिव एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण हार्ट बर्न, पेन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले लिया, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, आपको स्टमक पेन होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, कि अगर आपने क्या किया, लो फाइबर डाइट ली, ठीक है, या फिर आपने पानी का इंटेक कम किया, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन हो गया। देन नेक्स्ट है डायरिया। अब डायरिया किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी हाइजीन हो गया, पुअर हाइजीन हो गया, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया, उसके कारण आपको डायरिया हो सकता है। और लास्ट है इसमें जॉइंडिस, जो क्या है, लिवर डिसऑर्डर है, हम बोल सकते हैं। लिवर, अगर लिवर में कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, कोई इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जॉइंडिस हो सकता है। और जॉइंडिस का जो साइन होता है, लक्षण होता है, वो क्या होता है, इसमें येलोइंग होने लग जाता है, स्किन हो गया, कंजक्टिवा हो गया, स्कैलरा हो गया, वो क्या होगी, येलो होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मूव करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर श्वसन तंत्र। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मेनली हमारे जो गैस एक्सचेंज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यानी कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको बाहर निकालेंगे। इसी प्रोसेस को करने के लिए हमें किस सिस्टम की नीड होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा गैस एक्सचेंज सिस्टम भी होता है, ठीक है, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करनी होगी, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए होगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जितने भी वेस्ट जो गैसेज है उसको बाहर निकालने के लिए हमें किसकी नीड होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मान ली मेनली जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो नेजल कैविटी हो गया, क्योंकि हम नोज के थ्रू इनहेल करेंगे, ठीक है, वैसे तो माउथ भी इसमें आ जाता है, ठीक है, लेकिन माउथ का मेजरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारा नोज आ गया, नेजल कैविटी। देन उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सारे ऑर्गन हमारे किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम वन बाय वन सारे जितने भी ऑर्गन हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गन है वो है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी की बात करें तो ये क्या करता है, जो भी हम एयर या फिर जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, फिल्टर, मॉइस्ट और वार्म करता है, यानी कि जो भी हम बाहर से एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर करने का, उसको माइक्रोब से फिल करने का काम कौन करेगा, नेजल कैविटी। क्योंकि जो नेजल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे हेयर या फिर म्यूकस रहती है, और वो म्यूकस ही क्या करती है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, डस्ट हो गया, माइक्रोब्स हो गया, उनको ट्रैप कर लेंगे, अपने में चिपका लेंगे, जिससे क्या होगा, जितना भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स हो गए, फॉरेन पार्टिकल हो गए, वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। अगर वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे तो हमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये नेजल कैविटी में क्या होता है, टीनी हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर का, ठीक है। तो फेरिंग्स, अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा पाथवे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, रेस्पिरेटरी का और फूड पाइप का, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये क्या करता है, नेजल कैविटी को लैरिंग से कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि जो हमने नोज से ऑक्सीजन लिए या फिर एयर लिए,
ठीक है, उसको लैरिंग्स तक पहुंचाने के लिए, वॉइस बॉक्स तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के लेंथ की बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और थर्ड होता है लेरिंजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स की बात करें तो ये क्या है? फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है, अपर नैरो पार्ट होता है, या हम बोल सकते हैं जो इंटरनल जो नोड्स होते हैं, ओपन होते हैं, वो कहाँ पे होंगे? नोजोफेरिंग्स में। यानी कि जो नोज वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जहाँ पे एंड होगा उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। देन आता है ओरोफेरिंग्स, ये ओरल पार्ट होता है, यानी कि क्योंकि हम क्या करते हैं, माउथ से भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, तो वो पार्ट कहाँ पे कनेक्ट होगा? फेरिंग्स में। और थर्ड आता है इसमें लैरिंजोफेरिंग्स, जो लैरिंजियल पार्ट होता है, यानी कि लैरिंग्स पे कनेक्ट होगा। फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करेगा? लैरिंग्स को, उसको हम बोलते हैं उस पार्ट को लैरिंजोफेरिंग्स। अब लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होगी और साथ में साउंड को प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करेगा? लैरिंग्स करेगा, ठीक है। अब लैरिंग्स में मैंने वहाँ पे ऊपर भी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फ्लैप मतलब खुलने और बंद होने वाला, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये क्या करता है? विंड पाइप में खाना ना जाए उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि जितना भी फूड हम ले रहे हैं वो किसके पास जाए? ईसोफेगस के पास जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गन की, तो नेक्स्ट ऑर्गन है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अब अगर हम विंड पाइप की बात करें तो ये भी क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अलाउ करता है एयर को कि लंग्स में चला जाए, यानी कि जो हमारा ट्रैकिया है वो क्या करेगी? जो एयर है उसको लेकर जाएगी, कलेक्ट करेगी और कहाँ पे पहुंचा देगी? लंग्स के पास। अब इसके भी अगर हम लेंथ की बात करें, ये कितने 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक। अब जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे क्या होता है? कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, शी शेप कार्टिलेज, जो क्या करते हैं? हमारी जो लंग्स है उनको कोलैप्स होने से बचा देते हैं, ठीक है। कोलैप्स का मतलब कि वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट ही ना रह जाए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे ट्रैकिया में। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गन है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, जिसको हम श्वसनी या फिर श्वसनिकाएं भी बोलते हैं। अब अगर ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया क्या होते हैं? 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। आप अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं क्या है? ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया क्या है? 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई होते हैं वो बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ट्रैकिया क्या है? 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगे, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 1 लीड टू ईच लंग, यानी कि दोनों ब्रोंकियाई के एक एक लंग से कनेक्ट होंगे। लेकिन जो ये ब्रोंकियाई होते हैं ये क्या होता है? फिर से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले क्या है? ट्रैकिया, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गई? 2 ब्रोंकाई में, और जो दोनों ब्रोंकियाई होते हैं यानी कि एक लेफ्ट लंग की और एक राइट लंग की, अब ये दोनों भी क्या होते हैं? जो ये दोनों ब्रोंकियाई होते हैं ये भी क्या होते हैं? स्मॉलर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लंग्स की। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है? पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट है। अब ये क्या होते हैं? स्पॉन्जी होंगे, इलास्टिक ऑर्गन होता है, और मेनली अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या हम बोल सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका जो मेजर ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? लंग्स। अब लंग्स की बात करें तो जो राइट लंग होता है उसमें कितने लोब होंगे? 3 लोब। लेकिन अगर लेफ्ट लंग की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो हमारा राइट लंग है वहाँ पे क्या है? 3 लोब प्रेजेंट है, जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। और जबकि हमारा राइट लंग में क्या है? सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। अब जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है? छोटी छोटी एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब एल्वोलाई की बात करें तो ये क्या होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या बोल सकते हैं एयर सैक होते हैं, यानी कि इसी में क्या होगा? एयर फिल होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? एल्वोलाई प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एयर सैक या फिर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगा या फिर ऑक्सीजन आउट होगा वहां से। और यही एल्वोलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज हो रहा है। अगर ये एल्वोलाई अपना काम ना करे तो क्या होगा? लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की डिफ्यूजन के लिए, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है, या फिर हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? एल्वोलाई। क्योंकि जो एल्वोलाई होता है उन्हीं उसी के थ्रू क्या होगा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो पाएगा प्रॉपर। इनहेल या एक्सहेल करेंगे तभी इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम लंग्स में भी बात करें तो लंग्स में भी जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा? एल्वोलाई के थ्रू।
इन्हीं एल्विलाई, जो ये एल्विलाई है, इन्हीं में क्या है, ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये कुछ सैक से प्रेजेंट है, मतलब कि थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है। इन्हीं में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है और यही इसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन की एंट्री होगी ब्लड स्ट्रीम में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड स्ट्रीम से बाहर आएगा इन्हीं एल्वुलाई या फिर इन्हीं सैक के थ्रू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है, एल्वुलाई या फिर एयर सैक्स के थ्रू। नेक्स्ट ऑर्गन है डायफ्राम। अगर डायफ्राम की बात करें तो क्या होता है, एक डोम शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है जो मेनली क्या करता है, हमारी जो ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथ ले रहे हैं उसको एक वॉल्यूमाइज चेंज देता है। मतलब कि जो हमारा लंग्स है उनको एक्सपेंड होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए स्पेस देता है। ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है उसी के नीचे एक सी शेप का ऑर्गन या डोम शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, जब भी हमारा लंग्स होगा उसको स्पेस चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, तब कौन हेल्प करेगा, डायफ्राम। अब बात करते हैं मैकेनिकल ब्रीथिंग या फिर मैकेनिज्म, जो ब्रीथिंग है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो उसमें मेनली दो प्रोसेस होंगे, पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेल और एक्सहेल। अब इनहेलेशन की बात करें यानी कि सांस को अंदर लेना। ठीक है, अब क्या होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब हम इनहेल करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर डाउनवर्ड मूव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, लंग को स्पेस मिलेगा, रिब केज एक्सपेंड हो जाएगा, लंग्स को स्पेस मिलेगा और लंग क्या होगा, फिल हो जाएंगे एयर से। ठीक है, यानी कि एयर की क्या हो गई, एंट्री हो गई। अब एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन का मतलब क्या है, जो भी ऑक्सीजन हमने ली है उसको बाहर निकालना। अब इसमें क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएंगे और अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ आएंगे, जिसके कारण रिब केज भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लंग से जो भी बाहर है एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये तो था प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब बात करते हैं हम गैस एक्सचेंज की। तो सबको ही पता है गैस एक्सचेंज में क्या होगा, एल्वुलाई के थ्रू होता है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सहेल आउट करते हैं। तो इनहेल के टाइम पे क्या लिया हमने, ऑक्सीजन, और एक्सहेल के टाइम पे हमने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि हम एक इनहेल और एक एक्सहेल, ठीक है, यानी कि इनहेल और एक्सहेल में एक टाइम पे हमने कितना ब्रीथ किया, कितना हमारी कैपेसिटी होगी, कितनी वॉल्यूम होगी एक इनहेल और एक्सहेल के टाइम पे। तो अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो कितना होगा, 50 ml। ठीक है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक ब्रीथिंग के टाइम पे हमने कितना इनहेल और कितना एक्सहेल किया है, वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी वॉल्यूम की। अब अगर हम बात करें इंस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या होगा कि एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीथिंग, की जो हमने टाइडल वॉल्यूम थी, एक इनहेल यानी कि एक ब्रीथ में हमने जितना इनहेल और एक्सहेल किया था, उसकी हम एक्स्ट्रा मतलब हम एक्स्ट्रा एयर कितनी इनहेल कर सकते हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे, उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल हमारा कितना होता है, हमने अभी ऊपर एक नॉर्मल ब्रीथिंग में हम कितना 500 ml हमारी टाइडल वॉल्यूम हो रही है, लेकिन इंस्पिरेटरी में क्या होता है कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, वो कैपेसिटी हमारी होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होगी हमारी 3। जबकि टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500 ml। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वही हमने अभी बात की थी 3000 कितनी थी हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी कि जो हम बाहर इनहेल कर रहे थे, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वो तो 3000 थी। अब यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम कितना एक्सहेल करते हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे। ठीक है, कितना एक्सहेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो कितनी होगी, 1000 ml। ठीक है, तो ये कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडियल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो एयर हमारे लंग्स में रिमेन रह जाती है एक फुल एक्सपेंशन एक्सलेशन के टाइम पे, यानी कि हमने एक्सहेल किया, कंप्लीट एक्सहेल किया और उसके बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कितनी होगी, 1200 ml। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि जो हमारे लंग्स है उसकी वाइटल या मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी। तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीप इनहेलेशन, कि हमने क्या किया, डीप इनहेल किया, उस टाइम पे मैक्सिमम एयर कितनी ली हमने, तो हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, जो अगर हम अप्रॉक्स की बात करें
4500 से 5000 हो जाएगी। तो और हम इसको निकाल कैसे सकते हैं कि हम टाइडल वॉल्यूम में से क्या करेंगे, जो हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको प्लस करेंगे और साथ में जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको प्लस कर देंगे। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 4500 से 5000, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। तो यानी कि अगर हम बात करें लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी 4500 से 5000। लास्ट बात करते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा की बात करें तो मेनली जो एलर्जीज हो गया या फिर पोल्यूशन होगा उसके कारण होगा, ठीक है। इसमें अस्थमा में क्या होता है, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, विजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी भी कॉज से हो सकता है, मे बी स्मोकिंग, इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें भी कफ प्रोड्यूस होगा, आपको म्यूकस प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया आपका बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। मेनली निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में क्या होगा कि कोई भी बोल सकते हैं कि फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए लंग्स में, उसके कारण निमोनिया हो सकता है और इसमें फीवर, चेस्ट पेन, कफ देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट है ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है तो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ही लंग्स को अफेक्ट करेगा। मेनली जो लंग्स है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी इसमें हमारा पल्मोनरी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी टीबी, क्योंकि हम लंग्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज पल्मोनरी, ठीक है। तो ये किसके कारण होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेशेंट को पर्सिस्टेंट कफ प्रेजेंट होगा, वीजिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। साथ में वेट लॉस होगा, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, हीमोपेटाइसिस, या फिर जो स्पूटम है उसमें ब्लड देखने को मिल सकता है आपको। तो ये तो था डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो अनाटॉमी फिजियोलॉजी उसके रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।